एजुडी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आज जानने वाले हैं समग्र शिक्षा परख 2024 क्लास 9वीं का टेस्ट 1 का मॉडल आंसर क्या है। और यहाँ पर ये दिनांक 18 नवंबर 2024 को ये ली गई थी परीक्षा, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला जो खंड है वह है विज्ञान का। प्रश्न है धरती का श्रृंगार किससे होता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है कपड़ों से, मशीनों से या पेड़ से, या यहाँ पर खाद्य श्रृंखला दे दिया है मनुष्य, घास, सूक्ष्मजीव। धरती का श्रृंगार जो है पेड़ से होता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। यहां पर देखें तो वायु एक मिश्रण है, तांबा एक तत्व है और गंधक भी एक तत्व है, सल्फर जिसको कहा जाता है। पानी एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, यहां पर हम देखें कि कार्बन का संकेत C है, तो कैल्शियम, क्लोरीन तथा तांबा का संकेत क्रमशः है। यहां पर क्रम से नहीं दिया है, वैसे संकेत तो दे दिया है लेकिन क्रम से नहीं दिया है। तो सबसे पहले कैल्शियम का हम देखेंगे, तो कैल्शियम का जो संकेत होगा वो होगा Ca, फिर क्लोरीन का Cl और तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है उसका होगा Cu। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन। एक आपतित किरण दर्पण के साथ 32 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। आपतित हो रही है 32, जैसे कि अविलंब है, यहां से 32 अंश का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो क्या होगा, परावर्तित भी 32 अंश का कोण बनाते होगा। कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहां पर बी ऑप्शन है 32 अंश, ये सही होगा। पीतल मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जस्ते से बनता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में हम देखें तो कॉपर एवं जिंक का ये ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन, ये सही होगा। निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक माने सब कुछ घोल देने वाला, तो ऐसा कोई है नहीं, मिथक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहां पर जो जल है इसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, सरलता किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो सरलता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरलता में क्या होता है कि बीच में जो है वस्तु रहेगा, मतलब जो भार रहेगा बीच में, और ऊपर से क्या आधार रहेगा और नीचे से फिर प्रयास होगा। तो ये इस प्रकार से है, तो द्वितीय श्रेणी क्या है, उत्तोलक होगा ये। आगे हम देखें तारों का टिमटिमाने का कारण है, तो तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। होता क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं, तो इसी कारण से हमको जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण तो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और यहाँ तारा का टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन, इसको भी टिक लगा लें। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है, तो समय लेगा वो 8 मिनट। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग में। चूहा अनाज खाता है, ठीक है, और चील चूहे को खाती है, तो यहाँ चील है। देखिए चूहा जो है अनाज खाती है, तो अनाज तो उत्पादक हो गया, और चूहा उसको खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, फिर चूहा को चील खा रही है यानी द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तो यहां पर होगा द्वितीयक उपभोक्ता, ये सही उत्तर। कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति है। देखिए नीले लिटमस को लाल कर दे रही है, तो यहां पर अम्लीय प्रकृति होगी वो। ठीक है, हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला जो अंग होता है वो है वृक्क, किडनी। ठीक है, सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश की किन विकिरणों से गर्म होता है, तो सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश के अवरक्त विकिरणों से गर्म होता है, तो सी ऑप्शन होगा अवरक्त विकिरण। अगला हम प्रश्न देखें सामाजिक विज्ञान से, तो यहां पर है कि 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तरी अक्षांश में 23.5 अंश पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और जो दक्षिणी अक्षांश में रहेगा उसको कहेंगे मकर रेखा। तो फिलहाल यहाँ पर
उत्तरीय अक्षांश का पूछा है तो सी ऑप्शन होगा कर्क रेखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? द्वितीय युद्ध लड़ा गया है 1556 में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखें तो भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को जाना जाता है। मौसम संबंधी विकिरण किस मंडल में होते हैं? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन है वो होगा आपका क्षोभ मंडल में। ये इस प्रकार से घटना घटती है, मौसम संबंधी जितनी भी बिजली का चमकना हो गया ये क्षोभ मंडल में होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम तो 25 वर्ष होना ही चाहिए। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन। बाल शोषण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बाल शोषण दिवस आपके 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की पूछ रहा है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो यहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? अभी तो मौलिक अधिकार की बात कहा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन उस समय जब संविधान लागू हुआ था तब 7 मौलिक अधिकार हमको मिले थे। जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार या विद्वान या साहित्यकार। देखिए, जो पुरानी बसाहटों को खोद करके जो तथ्य के बारे में पता लगाते हैं उनको बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। जनप्रतिनिधि का अर्थ है, जनप्रतिनिधि का अर्थ है किसी समूह द्वारा चुना गया व्यक्ति, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति या निर्धारित क्षेत्र से वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया व्यक्ति। यहां पर वयस्क मताधिकार की बात हो रही है तो ये डी ऑप्शन जो है सही है। जिलाधीश को क्या कहा जाता है? जिलाधीश को जिला दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण है रेल, कार, ट्रक, साइकिल। तो यहाँ पर रेल जो है सार्वजनिक संपत्ति में आती है। ठीक है। कौन सा बच्चों को प्राप्त अधिकार नहीं है? मनोरंजन का, मारने का, आवास का, सुरक्षा का। बिल्कुल ये सरल है, मारने का अधिकार ये नहीं है, बच्चों को प्राप्त ये अधिकारों में नहीं है, मार नहीं सकते, कोई भी नहीं सकता किसी को। ठीक है। अब आगे जो खंड है वो है गणित का। यहां पर हम देखें Q के किस मान के लिए परिमेय संख्या P बटे Q परिभाषित नहीं है? Q बराबर तो शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि Q बराबर 1 परिभाषित नहीं है क्या? नहीं, Q बराबर 1 हो सकता है, Q बराबर ऋण 1, Q बराबर ऋण 1 भी हो सकता है, और Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सही है, लेकिन Q बराबर शून्य हो ये नहीं है, तो ये यहां पर सी ऑप्शन ये होगा, Q बराबर शून्य जो लिखा है वो परिभाषित नहीं है। यहां पर हम देखें कि त्रिभुज ABC में AB 3.1 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा CA 5.2 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा कोण होगा। देखिए, लंबी भुजा जो होगा उसका सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण होता है। तो हम यहां पर एक चित्र बना लें, जैसा कि एक चित्र है, और यहां पर हम बोले कि AB बराबर है 3.1 सेंटीमीटर, AB बराबर 3.1 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं कि BC बराबर है क्या? BC बराबर आपका 4.5 सेंटीमीटर। मान लो BC बराबर 4.5 ये सेंटीमीटर है। ठीक है। और CA का मान कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबी भुजा है इसके ठीक सामने क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। तो उस हिसाब से देखें तो कोण B क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। किसी कोण का मान 50 अंश है तो पूरक कोण का मान क्या होगा? पूरक कोण की बात हो रही है, और पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो 50 में 40 को जोड़ोगे तो 90 अंश का होगा, तो 40 इसका पूरक कोण होगा।
किसी कोण का यदि 50 अंश है तो पूरा कोण हो जाएगा 40। यहाँ पर 40 है। जी हाँ, देखिए डी ऑप्शन 40 अंश है। ताश की गड्डी से एक बेगम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ताश की गड्डी में तो बेगम की संख्या होती है 4, ठीक है, और ताश कुल कितने होते हैं? 52। तो अब इसको जो है थोड़ा सरल करें 4/52 को, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5 में 4 गया, बच गया 1, फिर 4 तिया 12, मतलब 1/13। तो यहां पर 1/13 है। जी हाँ, देखिए 1/13 ये इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। निम्न में समीकरण नहीं है। समीकरण में एक होता है दायां पक्ष, एक होता है बायां पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह रहता है। तो यहां पर है, देख रहे हैं कि 3 1 से धन 5 बराबर है यहां पर भी, और बी ऑप्शन में भी 1 श्रेणी 2 बराबर यहां पर भी है। और यहां पर हम देखें 7 1 से धन 4 और बड़ा है का चिन्ह दिया है, बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। तो यहां पर समीकरण नहीं है की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन होगा नहीं है। और जेड बराबर 0 है तो वो भी समीकरण में आ जाएगा, ठीक है। निम्न बंटन से बहुलक का चयन करें। बहुलक, बहुलक यानी जिसका मान बहुत बार आए, है ना, अधिक आए बाकी आंकड़ा से। तो हम यहां पर देख रहे हैं 6 4 3 3 5 6 4 4 5 4 6 4, यहां पर 6 है 1 2 3 बार, और 4 है 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। टोटल है 5 5 10 12, और 12 बार में आपका जो है 4 जो है कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार। 4 जो है इसका सही उत्तर होगा, 4 जो है इसका बहुलक होगा, ठीक। जब व्यंजक में कोष्टक एवं गणितीय संक्रियाएं साथ साथ दी गई हो तो प्रश्न हल करने के लिए सही क्रम का चुनाव कीजिए। ये तो बोडमास नियम की बात कर रहा है ना। जी हाँ, ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया है बोडमास, ठीक। और जो कैपिटल लेटर है उसका संकेत को जो इधर उधर कर दिया है, तो सही उत्तर तो बोडमास ही रहेगा, ए ऑप्शन बोडमास नियम, ठीक। यहां पर हम देखें 125 गुणा 625 को हल करने में घातांक का कौन सा नियम उपयोगी है? अब यहां पर है a का घात m और पूरे का घात n बराबर a का घात m गुणित n, ठीक है। यहां पर a का घात m बटे a का घात n बराबर a का घात m ऋण n, और फिर देख रहे हैं कि a का घात m गुणा a का घात n बराबर a का घात m धन n, और a का घात 0 बराबर 1। यहां पर हम देखें तो 125 को हम लिखते हैं, 125 किसका वर्ग है? 5 का ये घन है, ठीक है, 5 का ये घन है। और 625 आपका 25 का वर्ग है, ठीक है, 25 का वर्ग है। तो उस हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं यहां पर, फिर हम ये देखेंगे कि 25 को हम क्या करेंगे, 25 को हम 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस 5 का वर्ग हो जाएगा ये फिर। तो यहां पर कौन सा नियम लागू हो रहा है? देखिए आप कि 2 और 2 का फिर गुणा हो जाएगा, है ना, 2 और 2 का। ठीक उसी तरीके से जैसे a का घात m कोष्टक में है, a का घात m और उस पूरे का घात n बराबर m गुणित n, तो ये नियम उपयोगी है इसके लिए, जैसा कि दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला है बिंदु 0 7 निम्न में कहां स्थित है? तो बिंदु 0 7 निम्न में से कहां स्थित है? ये ग्राफ का प्रश्न है। तो बिंदु आप देखते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम बोलते हैं y अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं x अक्ष। यहां पर देखें तो 0 जो है पहले x को निरूपित करेगा, तो x में ये देखिए 0 यहां पर आ गया, ठीक। और 7 है ये y अक्ष में निरूपित होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 करके यहां पर। तो इस बिंदु की बात हो रही है यहां पर, इसको क्या बोलेंगे इस बिंदु को? 0 7। तो ये निम्न में से कहां स्थित है? मूल बिंदु पर है? नहीं, मूल बिंदु पर तो नहीं है, y अक्ष पर है। जी हाँ, ये y अक्ष पर जो है निरूपित है, तो ये इसका बी ऑप्शन जो होगा y अक्ष पर, ये सही उत्तर होगा। x अक्ष और x और y अक्ष के बीच, ठीक नहीं, ये y अक्ष पर स्थित है, ठीक। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 अंश है तो बहुभुज में है। देखिए बहुभुज का जो अंतःकोण होता है वो किस तरह से होता है? भुजाओं की संख्या में आपको 2 घटाना है और गुणा 180 से करना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं
कि आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा n बराबर यदि हम 8 लिखें और ऋण 2 हो जाएगा और गुणित 180, तब जाकर के हमको पता चलेगा कि कौन सा उत्तर सही है। और हम देख रहे हैं इसके बाद 8 ऋण 2 हो जाएगा 6 और 180 के साथ इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1080 अंक। ठीक है, ये आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये यहां पर इसका उत्तर जो क्या होगा 40 का डी ऑप्शन 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, उस बहुभुज में। अगला प्रश्न है कि 5 का घात 0 धन 3 का घात 0 गुणित 4 का घात 0 धन 3 का घात 0 का मान होगा। तो 5 का घात 0 इसका और 3 का घात 0 गुणा 4 का घात 0 धन 3 का घात 0, ये इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, फिर इसका भी मान 1 गुणा 1 धन 1। ठीक है, किसी का घात भी यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम काम को पहले गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 धन 1 एकम 1 फिर धन 1, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 3, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें। किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष फल 19 आता है, उसी संख्या में यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष फल आएगा। यहां पर देखें तो कोई संख्या है जिसको 119 में भाग दिया जा रहा है लेकिन शेष फल आ जा रहा है 19। तो जब उसको 17 से भाग दिया जाए तो 19 में 17 चला जाएगा और बच जाएगा शेष फल 2। तो यहां पर शेष फल आएगा 2। सी ऑप्शन देखिए, ये इसका सही उत्तर होगा। वह संख्या क्या होगी जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। माने कोई संख्या यदि x है उसमें 4 का गुणा कर दें यानी 4x कर दें तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या हो जाती है उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है, यानी x से 42 अधिक हो जाएगी। अब ये हमारे पास समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे कि x को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो 4x में x जो है घट जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसमें बराबर 42। तो 4x में 1 घटा तो 3x हो गया और ये हो गया 42। फिर हम देखते हैं कि 1 बराबर 42 के साथ जो है ये 3 पक्षांतर हो गया है ना, तो इधर भाग हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये 14 हो गया। ठीक है, तो 14 उत्तर आ रहा है। तो वह संख्या क्या होगी 14, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है की बात हो रही है। यहां पर देखें तो 169 ये तो 13 का वर्ग है, 196 ये 14 का वर्ग है। यहां पर हम देखें तो 525 ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 484 जो है ये 22 का वर्ग है। तो यहां पर सही उत्तर है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है की बात हो रही है, तो हो जाएगा इसका उत्तर 525। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि x धन y बराबर 5 और x गुणित y बराबर 6 हो तो x का वर्ग धन y वर्ग का मान होगा। यहां पर एक व्यंजक होता है कि x धन y का वर्ग बराबर क्या होता है x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2xy। तो यहां पर हम देखते हैं कि x धन y बराबर हो गया है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं x वर्ग धन y वर्ग, इसी का मान तो पूछा है इसमें। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि 2 गुणित xy का मान क्या होता है 6। फिर इसको हम हल कर लें तो 5 का वर्ग यानी 25 हो जाएगा। फिर हम ये x वर्ग धन y वर्ग और यहाँ पर 2 गुणित 6 यानी हो जाएगा आपका 12। फिर हम क्या करेंगे एक तरफ जो है x वर्ग धन y वर्ग को रख देंगे और इधर 12 को पक्षांतर कर देंगे तो 25 के साथ जो है 12 घट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 13। तो 13 है इसमें। जी हाँ, आपका देखिए डी ऑप्शन ये 13 इसका सही उत्तर होगा, 45 नंबर का डी ऑप्शन। ठीक है, अगला हम खंड देख रहे हैं हिंदी का। उससे पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। ठीक, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। ठीक है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं वर्ण, ठीक है, अक्षर। कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण नहीं है? तो यहां पर है आ, उ, ए और री। तो यहां पर कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण नहीं है? तो री इसका सही उत्तर होगा। वे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में बिना परिवर्तन के किए जाते हैं? तो वो शब्द होता है तत्सम। तत्सम यानी उसी के समान। किसके समान? देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा की जननी है वो संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा, संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी में जस का तस अपना लिए गए हैं, तो उसको बोलते हैं तत्सम, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें तो कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है? वायु का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ पर तो समीर यानी वायु होगा ही, बयार भी, अनिल भी ये वायु हैं। कलेवर ये इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहें, इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो ए ऑप्शन कलेवर ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। किसी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत कहलाते हैं। किसी भाषा को लिखित रूप में, भाषा को जब लिखा जाता है तो किसमें लिखा जाता है? वर्ण या अक्षर में लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका अक्षर ये सही होगा। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के जो नया शब्द बनाते हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर के नया शब्द, तो उसको बोलते हैं संकर शब्द कहा जाता है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं, जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वो कहलाते हैं विलोम शब्द, ठीक है। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता परंतु शब्द के अंत में लग करके नया शब्द निर्माण होता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। डी ऑप्शन। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए, कार्य के करने का है ना, कार्य को करने या होने का बोध कराए तो वो होगा क्रिया, ठीक। वाक्य के समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा अनुपम। और हम देखें कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो लोकोक्ति है, के लिए क्या सही अर्थ है? तो मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता, ये इसका सही है। और भी ऑप्शन है, सब एक जैसे बुरे, नहीं ये नहीं है। दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं, ये भी नहीं है। नाम बड़े दर्शन थोड़े छोटे, ये भी नहीं है। यही है सही ऑप्शन, ए ऑप्शन, मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। तो ये रहा कक्षा 9वीं परख का जो टेस्ट है, एक का मॉडल आंसर। कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रयास? अब जरूर कमेंट करके हमें लिख भेजिए। और आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही कोई वीडियो में।